आज मैं कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करूंगा। जैसा कि ऑनलाइन कक्षाओं का क्रम लगातार जारी है, क्योंकि विद्यालय अभी बंद है और बंद ही रहेगा। अभी 6 फरवरी तक फिर विद्यालय बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। यह आदेश निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है। तो उसी क्रम में आज चूँकि मैं भारतीय संविधान के कक्षा 11 नागरिक शास्त्र में मैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, संघात्मक और एकात्मक लक्षण पढ़ा रहा था। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण मैं पढ़ा चुका हूँ और आज मैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण पर बात करूँगा। एकात्मक लक्षणों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि एकात्मक लक्षणों को भी मैंने एक वीडियो एकात्मक लक्षणों पर बना चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी एकात्मक लक्षण पूरा नहीं हुआ था। हमने बताया था कि एकात्मक लक्षणों को अभी और आगे बढ़ाया जाएगा और उस पर और वीडियो बनाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो उसी क्रम में आज मैं आगे बता रहा हूँ और 2 या 3 एकात्मक महत्वपूर्ण लक्षण मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका था। तो आज मैं एकात्मक लक्षणों में पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमने इकाहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका या एकीकृत न्यायपालिका 3 महत्वपूर्ण लक्षणों को पढ़ा दिया था। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण लक्षण जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का होता है, वो है राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपालों की नियुक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि यह एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। और हमारे भारतीय राजनीति में सबसे विवादित मुद्दा है। भारतीय राजनीति में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या केंद्र के द्वारा जो की जाती है, वह विवाद का सबसे बड़ा एक प्रश्न बन जाता है, क्योंकि तमाम आलोचकों के द्वारा तमाम आलोचकों के द्वारा राज्यपाल को केंद्र का एजेंट माना जाता है। और यह केवल आलोचना ही नहीं, काफ़ी जो है हद तक ये इस तथ्य में काफ़ी हद तक, काफ़ी सीमा तक सच्चाई है कि हमारा राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का एजेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे शर्तें भी निर्धारित की गई हैं जो पूरी तरीके से वह केंद्र पर निर्भर होता है। राज्यपाल और महान्यायवादी ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल भी अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो निश्चित नहीं होता है। साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर प्रसन्न है, खुश है, प्रसाद माने होता है प्रसन्न रहना, खुश रहना, और जब तक राष्ट्रपति उससे खुश रहेगा और उससे संतुष्ट रहेगा पूरी तरीके से, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। और जब भी राष्ट्रपति उससे जो है किसी भी प्रश्न पर असंतुष्ट होता है, उससे बिना कारण बताए हटा देगा। अब यहाँ ये प्रश्न बनता है, और खुशी नाखुशी का कोई मापदंड भी नहीं निर्धारित किया गया है। बस अगर ये कहिए कि उसकी इच्छा पर राज्यपाल राष्ट्रपति या केंद्र सरकार की इच्छा पर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक अपना पद धारण करता है, और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल केंद्र सरकार की इच्छा तक अपना पद धारण करता है। और कब उसकी इच्छा जो है राज्यपाल के खिलाफ हो जाएगी, उसके विरुद्ध हो जाएगी, कब उसे पद छोड़ना पड़ जाएगा, इसकी भी कोई जो है निश्चित और व्यवस्थित परिभाषा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल पूरी तरीके से केंद्र का एजेंट होता है और उसकी जो है
निगाह हमेशा उसकी दृष्टि केंद्र की ओर लगी होती है, उसका झुकाव केंद्र की ओर होता है। तो इस तरीके से राज्यपाल की जो हमारे यहाँ नियुक्ति का और उसको पद से हटाने की जो व्यवस्था है, वह पूरी तरीके से किसी देश को, किसी संविधान को एकात्मकता की ओर ले जाता है, एकात्मक राष्ट्र बना देता है। यह संघात्मक का लक्षण नहीं है। राज्यों की स्वतंत्रता का जो है नष्ट होती है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य कभी कभी यदि अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो संघर्ष की स्थिति बन जाती है। और यदि राज्य में दूसरे दल की सरकार है, केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, तो स्वाभाविक है जिस दल की सरकार केंद्र में है उसी दल का राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल विरोधी दल का है, हालांकि ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है वह दल से उसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ये केवल सिद्धांत तक बात कही गई है, व्यवहारिक स्थिति में बात नहीं है। राज्यपाल भी एक मानव और इंसान होने के नाते जो है वह इससे अछूता नहीं रह जाता है। दल का प्रभाव या दल से उसका भी जुड़ाव होता है, वह किसी न किसी दल से जुड़ा होता है। और जिस दल की सरकार केंद्र में होती है, जो लोग उस दल से रिलेटेड होते हैं, उस दल से संबंधित होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और यदि अब राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है और केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो दोनों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है। और राज्यपाल हमेशा उस स्थिति में राज्यपाल का एकमात्र काम होता है कि राज्य सरकार को असफल करने का प्रयास वह ढूंढता रहता है, और केंद्र को एक एक क्षण की खबर वो देता रहता है राज्य सरकार के विरोध में। तो ये स्थिति हमारे देश के लिए सबसे विवादित है, और सबसे जो है इस पर ज़्यादा विवाद है। कई केंद्र राज्य संबंधों ने इसकी भी सिफारिश की कि राज्यपाल के पद को जो है समाप्त कर देना चाहिए, या राज्यपाल का पद जो है निर्वाचित होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो ये है क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। दूसरा है एक राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्रभाषा भी जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था का ही लक्षण है। हमारे पूरे देश की एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि हमारा देश तमाम भाषाओं का, हालांकि संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान के द्वारा कुल 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा है जो है हिंदी, और लिपि देवनागरी है। यह भी एकात्मकता की ओर ही ले जाता है, भारतीय संघ के ढांचे को एकात्मकता की ओर ले जाता है। और अगली प्रमुख विशेषता है योजना आयोग या नीति आयोग। पहले जो योजना आयोग था उसी का नाम बदल करके वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 जनवरी 1915 को 1 जनवरी 2015 1900 नहीं 2000 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया है। और नीति आयोग भी जो है वो एकात्मकता का ही लक्षण है। नीति आयोग भी भारत को एकात्मकता की ओर ले जाता है, एकात्मक रूप इसका बन जाता है। हमारा ढांचा जो है वो एकात्मक बन जाता है, क्योंकि एक योजना आयोग है पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक योजना आयोग है, जबकि यह संघात्मक का लक्षण नहीं होता है। ये किसी एकात्मक शासन व्यवस्था का ही लक्षण होता है कि पूरे देश के लिए एक योजना आयोग हो। तो आगे फिर अभी हम एकात्मक लक्षणों के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसकी व्याख्या करने में वक्त समय ज़्यादा लग जाता है। अभी एक वीडियो कम से कम एकात्मक लक्षण पर और बनेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं तक।